विकास जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। इस साल जब जब आपसे मुलाकात हुई, बात हुई, आप लगातार कह रहे थे इस साल पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बनाना तो मुश्किल काम है, लेकिन जाना इतना आसान होगा ये नहीं पता था। तो सर आप बताइए, अब इस इतना गिरने के बाद अब क्या डायरेक्शन है? जी अनिल जी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ महीने स्टिल माहौल जो है अनिश्चित रहेगा। जो भी यूएस में डेवलपमेंट्स हो रही है इसमें थोड़ी सी अभी मुझे लगता है कि चिंताजनक विषय की बात है। तो जब जब वहां पे इतना बड़ा माहौल खराब रहेगा तो उसका इम्पैक्ट सब जगह देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैक्रो फैक्ट जो होते हैं वो काफी फटाफट भी बदल सकते हैं। तो आज की डेट में की फैक्टर जिसको वॉच आउट करना चाहिए वो है कि भाई एनर्जी प्राइसेस कब नीचे आए और ये सप्लाई चेन कब नॉर्मल हो। इसका यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा जो सिचुएशन है उसको उसको ईज करने का बहुत बड़ा डिपेंडेंसी रहेगा। तो अगर वो हो जाता है तो आई थिंक मुझे लगता है एक रिस्पाइट और राहत मिलेगी। पर मुझे जैसा ये मानना है कि यूएस में आज भी प्रॉब्लम्स थोड़ी स्ट्रक्चरल है, थोड़ी और ज्यादा रहेगी। अगले मुझे लगता है 6 से 12 महीने तक वहां पे माहौल अनिश्चित रहेगा। और जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का माहौल है वो शायद अगले 3-4 महीने में मुझे लगता है पीक आउट हो जाएगा और उसके बाद में एक नॉर्मल सी सिचुएशन रिज्यूम होगी। ये सब में ये चीज बहुत एक मतलब अच्छी बात एक ये है कि ये सब में भारत का जो है इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है वो पहले के मुकाबले में काफी इंसुलेटेड है, रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है ये सब शॉक्स के लिए। इतना बड़ा जो कहते हैं कि जैसे कि अगर यूएस में कुछ होता है तो दुनिया के सारे बाजारों में होना जायज है। तो इंडिया भी उसकी एक प्राइस दे रहा है। पर यही जो अपॉर्चुनिटी अगले 3-6 महीने में हमको मिलेगी वो एक इतना बड़ा बेस तैयार करेगी जिसमें भारत एक बेस्ट मार्केट रहेगा। ग्रोथ की नजर से देखेंगे, वेल्थ क्रिएशन की नजर से देखेंगे तो एक कॉशियस अप्रोच रहते हुए मुझे लगता है अगला 3 से 6 महीना आदमी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं तो इसमें आपको इस पीरियड को निकालना है। आप ये कह रहे हैं कि अगले 3 से 6 महीने में पैसा लगाने का वक्त है, तो ये एक मौका देगा मार्केट, उसकी तैयारी रखनी चाहिए। एक तो जनरली कहते हैं कि 20% हो गया तो मतलब बेयर मार्केट के आसपास पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है कि हमारे मार्केट के भी बेयर मार्केट में जाने की संभावना है अमेरिका की तरह? जी मुझे नहीं लगता क्योंकि आप देखेंगे तो अनिल जी अमेरिका का सेटअप और इंडिया का सेटअप बहुत ही अलग है। इंडिया में जो है उनकी जो नॉर्मल इन्फ्लेशन की जो दर होती है वो 0% होती थी, वो आज बढ़ के 8% हो गई। इंडिया में हमारी जो इन्फ्लेशन की दर है वो 7% है, पर हमारे लिए नॉर्मल रेट 4 से 5% है। सो हमारे लिए वो एक इन्फ्लेशन इतना बड़ा स्पाइक नहीं हुआ है। हाँ कि बिल्कुल ये जरूर सही है कि जो एनर्जी प्राइसेस एलिवेटेड रहते हैं तो इसका एक चिंता का विषय है और उसके सारी इम्पैक्ट होती है, पर इतनी नहीं जितने यूएस के वजह में। दूसरे यूएस की आप देखेंगे तो उनकी फेड की बैलेंस शीट देखें या तो वो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट लेवरेज में बैठी हुई है, जबकि हम हिंदुस्तान की आई मीन आरबीआई की और इंडिया की लिक्विडिटी सिचुएशन देखें हम लोग वन ऑफ द मोस्ट अंडर लेवरेज कंट्री है, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पे हो, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो। तो जो और हमारी जो आगे की ग्रोथ की नजर है वो 7-8% की रेंज एक मतलब सबको कंफर्ट है उस पे। जबकि यूएस में उतनी ग्रोथ की बात हाई नहीं है, बल्कि ग्रोथ स्लो डाउन होने की बात हो रही है। तो दोनों बाजार, दोनों इकोनॉमी का सेटअप बहुत ही अलग है। और मुझे लगता है कि इंडिया एक विश्व भर में सबसे बेस्ट मार्केट है आ, 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 अपने अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखेंगे तो आप। तो ये जो जैसे ही फेड की रेट पीक हो जाएगी तब मुझे लगता है इवन एफपीआई फ्लोज इंडिया में बहुत तरीके से आना शुरुआत हो जाएगी। उसका मुझे लगता है इस साल के एंड में या अगले साल के शुरुआत में एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी। क्योंकि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होता है। इंडिया में वो ही हो रहा है और हुआ है पिछले 6-8 महीने में। पर जैसे वो रेट पीक हो जाती है रिस्क ऑफ होता है, रिस्क ऑन होता है और वापस फ्लोज आने चालू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है 3 से 6 महीने का पीरियड है। बट इंडिया के बाजार में स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सारे ग्रोथ के ड्राइवर्स अभी भी इंटैक्ट हैं। तो मुझे उस लिहाज से दोनों इकोनॉमी है, दोनों अर्थव्यवस्था है, बहुत ही कंपेरेबल नहीं है। दोनों बहुत ही अलग ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ रखती हैं। तो मुझे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ही कॉन्फिडेंस भरोसा है। तो ये एक अच्छी बात आपने कही कि है तकलीफ पूरी दुनिया में, उसका असर हम पर भी पड़ेगा, लेकिन हमारे बाजार, हमारी इकोनॉमी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत है। ऐसे में निवेश के मौके आपको कहां नजर आते हैं हमारे बाजारों में, ये बताएं सर। जी बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है कि आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर का जो जब 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 भी रिकवरी होगी मुझे लगता है इट विल बी लेड बाय बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि
क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो उनका मार्जिन एक्सपेंशन होता है, तो अगले ऑलरेडी वो चालू हो गया है। तो अभी राइट नाउ सबको थोड़ा एक वरी पॉइंट है, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट पीक आउट की बात होगी, मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी आएगी और जो सस्टेनेबल रह सकती है। सेम वे मुझे लगता है कैपिटल गुड साइकिल बढ़ रही है, तो केपेक्स रिलेटेड सेक्टर जो है वो काफी अच्छा कर सकते हैं। थर्डली मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ी तेजी है, जो हम काफी समय से बोल दे रहे हैं, स्ट्रक्चरल तेजी है जो अगले 5-7 साल में रहेगी, स्पेशली चाइना +1 और पीएलआई रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ की दर काफी ज्यादा रह सकती है, तो वो एक सेक्टर अच्छा रहेगा। और चौथा मैं ये कहूंगा कि कंजम्पशन के अंदर भी स्टेडीली जो कमोडिटी प्राइसेस जैसे ही पीक आउट हो रहे हैं वो हो जाएंगे, और मेरे को लगता है उसमें करेक्शन चालू ऑलरेडी हो गया है। तो कंज्यूमर के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर कंपनीज प्राइस कभी गिराती नहीं है, मार्जिन उनका बढ़ता है जब कमोडिटी प्राइस कम होती है। तो वो एक अच्छा, मुझे लगता है अगले 3-4-5 साल में तो अच्छे सिलेक्टिव कंज्यूमर के स्टॉक्स भी देखे जा सकते हैं। तो ये स्टोरी सारी सर इंडिया रिलेटेड ग्रोथ की है, तो एक ब्रॉड बेस्ड स्टोरी है। आई थिंक मैं कहूंगा खाली अदर देन मेटल्स एंड सम ऑफ जो सेक्टर जो पोटेंशियल डिसरप्ट हो सकते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। इवन एक्चुअली ऑटोमोबाइल सेक्टर जो पिछले 3-4 साल में कुछ किया नहीं है, और अभी करेंटली सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा और भी स्लो ग्रोथ हो रही है, पर आप देखेंगे तो पेंटअप डिमांड बहुत है, गाड़ियों की वेटिंग 5-5, 6-6 महीने की है। तो जैसे होगा मुझे लगता है अगले साल और अगले 2 साल के नजरिए से वो भी एक सेक्टर अच्छा देखा जा सकता है। तो ये से कॉम्बिनेशन 4-5 सेक्टर का एक अच्छा पोर्टफोलियो, जहां जहां मार्केट्स में करेक्शन आए मुझे लगता है पैसा डिप्लॉय करना चाहिए, पर एक स्टैगर्ड मैनर में करें, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि आज इतना करेक्शन हो गया तो पेन खत्म हो गया, ये टाइम लगेगा, इसमें समय की प्रोसेस है, इसमें हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाए। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट के मौकों पर भी राय। अब एक और चीज जो है, अलग अलग एसेट क्लास को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं। फिक्स इनकम, अब ब्याज दरें बढ़ रही है, गोल्ड, इस तरह के अनिश्चितता के माहौल में, तो आप ये बताएं कि क्या किस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए? क्या इक्विटी, क्योंकि अब भाव कम आ गए तो ओवरवेट रखें, आप एलोकेशन कैसे करना चाहेंगे? जी, मैं तो मानता हूं कि अगर एलोकेशन जो हमेशा होता है, आप कोई भी आदमी की खुद की गोल और उसके रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल को देख के लिया जाता है, तो एक कोई जनरल स्टैंडर्ड अप्रोच किसी की नहीं होती है। तो एक मुझे लगता है गलत होगा कि अगर हम कुछ भी एक बताया जाए कि, क्योंकि ये बहुत ही कस्टमाइज अप्रोच होती है, किसकी कितनी रिस्क है और किसकी कितनी एपेटाइट है। मैं जहां तक मानता हूँ पर्सनली, अपना कह सकता हूँ कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि इक्विटीज अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया रखें तो सुपीरियर रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है। तो मैं हमेशा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टेड इक्विटीज में रहता हूँ। और मुझे लगता है इक्विटीज में एक चीज और बताता हूँ कि किस विंटेज ईयर आप इन्वेस्ट करते हैं, दैट विंटेज डिटरमाइंस आल्सो लॉन्ग टर्म आउटकम। जैसे 2020 की विंटेज, 2008 की विंटेज पोस्ट क्राइसिस, वो जब जब क्राइसिस आती है उसके वजह से जो अच्छे प्राइसेस मिलते हैं, वो रिटर्न्स हमेशा आप देखेंगे तो बेस्ट होते हैं। तो मुझे लगता है हम एक ऐसी 2022 की भी विंटेज अभी देखने वाले हैं और देख रहे हैं और देखने वाले हैं, जो विंटेज हमको शायद कई समय तक याद रहेगी कि वो उस समय शेयर ऐसे मिल रहे थे, और नीचे में जिसने लिया है उनका रिटर्न अच्छे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो 2022 की यहाँ से अगले 2-3-4 महीने की जो विंटेज होगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय, सब एसेट क्लासेस पर भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, हमारे लिए समय देने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों को तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे विकास खेमानी साहब, बताते हुए बाजार के बारे में अपना पूरा नजरिया।